आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम बात कर रहे थे कि ट्रांजिस्टर एक थ्री टर्मिनल डिवाइस है और जब हम इसको किसी सर्किट में जोड़ेंगे तो हमें दो टर्मिनल तो इनपुट के लिए चाहिए और दो आउटपुट के लिए। यानी कि हमें कम से कम एक टर्मिनल इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन करना पड़ेगा। उसके आधार पर ट्रांजिस्टर सर्किट में तीन प्रकार से जोड़े जा सकते हैं, कॉमन बेस में, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। तो हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक किया था कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में पीएनपी ट्रांजिस्टर को हमने कनेक्ट किया था। केवल डीसी के लिए जब कनेक्ट किया था तो कंडीशन क्या होती है कि एमीटर बेस जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बायस रखना होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन को हमेशा रिवर्स बायस रखना होता है। तो जब हम केवल डीसी के लिए बात करते हैं तो केवल हमने यहाँ पर सेल दिखाए हैं। और जब अगर हम सर्किट में सिग्नल जा रहे हैं, सिग्नल होते हैं एसी, तो उसके लिए पीएनपी ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होगा। कंडीशन वही है कि जिसको हमें कॉमन करना है उसे नीचे की तरफ बनाएंगे बी, और एमीटर पर एरो अंदर की तरफ। बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसको बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे टर्मिनल छोड़ देंगे हम इनपुट एसी सिग्नल के लिए। इनपुट एसी सिग्नल। और आउटपुट सर्किट में कलेक्टर रिवर्स बायस होना चाहिए, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए। पीएनपी ट्रांजिस्टर है। और आउटपुट में कलेक्टर से हम जोड़ेंगे एक लोड रेजिस्टेंस आरएल, जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट लेना। आउटपुट ए। तो इस प्रकार से जो ये ब्लू वाला है ये तो है डीसी के लिए केवल, और जो राइट वाला है ये डीसी और एसी दोनों सिग्नल के लिए। और जो कॉमन पॉइंट है उसको हम जनरली ग्राउंड कर देते हैं। इसी प्रकार से एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए भी बना सकते हैं हम। कॉमन बेस बनाना है, बेस डाउनवर्ड, एमीटर पर एरो बाहर की तरफ। एमीटर बेस जंक्शन यहाँ पे फॉरवर्ड बायस करना है और ये ट्रांजिस्टर है एनपीएन। तो बस इसमें मेन चीज है कि आपको ये ध्यान रखना है कि एमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, और कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सर्किट डायग्राम हो गया। ब्लू वाला डीसी के लिए और ब्लैक वाला डीसी और एसी दोनों के लिए। जब हम सिग्नल लगाते हैं कि जो ब्लैक वाले बना रहे हैं ये एम्पलीफायर का भी सर्किट है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। ये तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया था। अब नेक्स्ट लेते हैं
कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। नंबर 2, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें पहले ले लेते हैं फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर, केवल डीसी के लिए एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस करना है हमें। सबसे पहले जिसका हमें कॉन्फ़िगरेशन बनाना है कॉमन एमिटर, तो अब हमें एमिटर डाउनवर्ड लेना पड़ेगा, और एमिटर अगर हम नीचे की तरफ लेंगे तो बेस आ जाएगा लेफ्ट में और राइट में आ जाएगा कलेक्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसे फॉरवर्ड बायस करने के लिए एमिटर को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और कलेक्टर को बैटरी के नेगेटिव से। अगर हम बात करते हैं एसी के लिए, जब एसी सिग्नल भी लगाते हैं तो इसका सर्किट हो जाएगा इस तरीके से। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और आउटपुट हमें लोड रेजिस्टेंस आरएल के अक्रॉस मिलेगी। इसी प्रकार से एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए अगर हम बनाएंगे तो ये तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का था, और एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर में एरो बाहर की तरफ एमिटर बेस पर, एमिटर वाला जो टर्मिनल है, और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए बैटरी के एमिटर को बैटरी के नेगेटिव से, और कलेक्टर को रिवर्स बायस करना है हमें। इसी प्रकार से एसी सिग्नल के लिए
तो सर्किट बनाना आसान है, बस आपको ध्यान रखना है कि हर एक प्रकार के सर्किट में पोलैरिटी सही ढंग से हो, यानी कि एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस हो। इस प्रकार से हम ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कॉमन बेस में और कॉमन एमिटर में, पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए और एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए, केवल डीसी सप्लाई के लिए और सिग्नल के साथ। तो सिग्नल के साथ वाले जो सर्किट है, इसका यूज होता है कि जब हमें किसी एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है, तब हम इस तरह के सर्किट बनाते हैं और इनको हम एम्पलीफायर सर्किट भी बोलते हैं। ये तीनों प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन के बाद इनकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग। सबसे पहले लेते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग, यानी ट्रांजिस्टर किस प्रकार से कार्य करता है जबकि वो प्रॉपर कनेक्शन में हो। प्रॉपर कनेक्शन मतलब एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस, तो वो किस प्रकार से कार्य करे। तो ट्रांजिस्टर के अंदर हम कॉमन बेस की स्थिति में दिखाते हैं कि ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करेगा। तो ट्रांजिस्टर के अंदर अंदर तीन क्षेत्र होते हैं। एमीटर, बेस और कलेक्ट। सबसे लेफ्ट वाला एमीटर, बीच वाला बेस और राइट वाला कलेक्ट। इसको हम कनेक्ट करते हैं इस प्रकार से कि एमीटर बेस जंक्शन तो हमेशा फॉरवर्ड बायस रहे, ये वाला जो जंक्शन है ये हमेशा अग्र अभिनत रहे, फॉरवर्ड बायस रहे, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो उत्क्रम अभिनत रहे, यानी रिवर्स बायस रहे। तो एमीटर बेस जंक्शन से तो आसानी से करंट पास हो सकती है एमीटर से बेस की तरफ, और कलेक्टर से बेस और कलेक्टर के बीच में करंट आसानी से पास नहीं होगी बेस से कलेक्टर की तरफ अगर हम जाते हैं तो अब देखते हैं कि इसको पहले प्रॉपर्ली कनेक्ट कर देते हैं। ये हम दे रहे हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर, बेस कैसा है एन। इसको एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए इसको बैटरी के नेगेटिव से ऐड करेंगे और इस प्रकार से बन जाएगा सर्किट VEB। और कलेक्टर को रिवर्स बायस करना है, PNP है, तो लेफ्ट वाला रीजन है P, बीच वाला है N और कलेक्टर है P। हम जानते हैं कि P टाइप रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स, और N टाइप में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स।
तो चित्रानुसार पीएनपी ट्रांजिस्टर में विभिन्न क्षेत्रों में, रीजन में, क्षेत्र मतलब रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो बेस होता है उसमें डोपिंग की मात्रा सबसे कम होती है तथा उत्सर्जक यानी एमीटर में सबसे अधिक होती है। अब एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है और कलेक्टर बेस संधि रिवर्स बायस होती है। हम ये जानते हैं कि जो संधि पीएन संधि फॉरवर्ड बायस होती है उसमें से करंट आसानी से पास हो सकता है और जो रिवर्स बायस होती है उसमें से करंट आसानी से पास नहीं हो सकता। तो जैसे ही सर्किट पूरा होगा तो जो एमीटर में होल हैं आधार की ओर चलेंगे, बेस की ओर चलेंगे यानी कि जो होल है जैसे कनेक्शन पूरा हुआ ये एमीटर से आधार की ओर चलने लगेंगे और जो आधार है वो बहुत पतला है अतः केवल कुछ होल ही, तो आधार एक तो बहुत पतला है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज कैरियर जो है उनकी मात्रा भी बहुत कम है अतः केवल कुछ होल ही आधार के इलेक्ट्रॉनों से संयोग करेंगे और शेष आधार को पार करके संग्राहक पर पहुंच जाएंगे, कलेक्टर पर पहुंच जाएंगे। तो जैसे यहाँ से ये होल चलना शुरू करे तो केवल कुछ होल ही इलेक्ट्रॉन से संयोग कर पाएंगे और बाकी के होल क्रॉस करके आ जाएंगे संग्राहक पर।
अब जैसे ये एक होल एमिटर बेस जंक्शन को पार करेगा, दो संभावनाएं हैं, या तो वो आधार के इलेक्ट्रॉन से संयोग कर जाएगा या आधार को पार करके संग्राहक पर पहुंच जाएगा। अब आवेश संरक्षण के नियम से हर जगह पर आवेश की मात्रा समान रहनी चाहिए। तो अब हम दो संभावना पर विचार करेंगे कि जब कोई होल एमिटर से निकलकर बेस में पहुंचा, या तो वो वहां पर संयोग कर लेगा इलेक्ट्रॉन से, और दूसरी संभावना कि बेस को वो पार करके कलेक्टर पर आ जाएगा। तो हम पहले की बात करते हैं अभी। अतः दो संभावनाएं हैं। नंबर वन, जब होल आधार के इलेक्ट्रॉन से संयोग करेगा तो एमीटर के सिरे पर सहसंयोजक बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बैटरी VeV के प्लस सिरे पर जाएगा। यानी कि जैसे ही एक होल ने आधार के एक इलेक्ट्रॉन से संयोग करा, तो एमीटर के सिरे पर एक सहसंयोजक बंध से होल और इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन तो निकलकर बैटरी VeV के प्लस सिरे में चला जाएगा और होल एमीटर में आ गया। यानी एमीटर के अंदर जितने होल पहले थे उतने ही अब हो गए। पहली संभावना तो ये है। दूसरी संभावना, जैसे ही होल आधार को क्रॉस करके कलेक्टर में पहुंचेगा, तो एमीटर क्षेत्र में एक होल की कमी हो जाएगी और कलेक्टर क्षेत्र में एक होल की संख्या बढ़ जाएगी। अच्छा, आधार के एक इलेक्ट्रॉन की जो कमी हो गई उसे पूरा करने के लिए VeV के माइनस सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये एंटर कर जाएगा आधार में। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जैसे ही आधार में एक होल और एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिले, एमीटर के सिरे पर एक इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध से निकलेगा और वो बैटरी VeV के धन सिरे में प्रवेश कर जाएगा। उसी समय बैटरी VeV के माइनस सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकल के आधार में प्रवेश कर जाएगा, जिससे कि एमीटर क्षेत्र में और आधार क्षेत्र में आवेश वाहकों की संख्या उतनी ही बनी रहेगी जितनी की पहले थी। दूसरे केस में जब एक होल आधार को क्रॉस करके संग्राहक में पहुंच जाएगा, तो भी एमीटर के सिरे पर एक इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध से निकलेगा और बैटरी VeV के धन सिरे में प्रवेश कर जाएगा, जिस कारण एमीटर के अंदर होल की संख्या उतनी हो जाएगी जितनी पहले थी और कलेक्टर पर एक होल की संख्या बढ़ गई। इसको खत्म करने के लिए बैटरी VCB के
ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो कलेक्टर पे पहुंच के वहां के एक होल को खत्म कर देगा। तो कुल मिला के संख्या अब भी कलेक्टर के अंदर या संग्राहक के अंदर उतनी ही बनी है। इस प्रकार से आवेश का इस पूरी क्रिया में संरक्षण रहेगा। तो पहला तो हमने लिख लिया, जब होल आधार के इलेक्ट्रॉन से संयोग करेगा तो एमीटर के सिरे पर सहसंयोजक बंध से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बैटरी वीवी के धन सिरे पर जाएगा तथा इसी समय वीवी के नेगेटिव एंड से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर आधार में जाएगा और कुल आवेश नियत रहे। दूसरा, जब एमीटर से चलने वाला होल आधार को पार करके संग्राहक पर पहुंचता है तो उसी समय एमीटर के सिरे से एक इलेक्ट्रॉन बैटरी वीवी में जाएगा तथा होल एमीटर के अंदर उत्पन्न होगा। इसी समय बैटरी वीसीबी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर संग्राहक के अंदर एक होल को खत्म करेगा जिससे कुल आवेश नियत रहे। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि चाहे होल आधार में संयोग करे या आधार को पार करके संग्राहक पर आ जाए, दोनों बार जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो एमीटर से निकलता है। इसलिए इसका नाम, जो इस क्षेत्र का नाम दिया गया वो एमीटर दिया गया। एमीटर मतलब उत्सर्जक, जो कि उत्सर्जित करता है। आधार का मतलब इससे होकर जाता है और संग्राहक जिस पर चार्ज कैरियर्स आकर इकट्ठा होते हैं। तो अब सर्किट के अंदर तो, इसके ट्रांजिस्टर के अंदर तो आपने देख लिया कि जो होल है वो तो एमीटर से बेस की तरफ चल रहा है और बाहर इलेक्ट्रॉन एमीटर से निकलकर बैटरी में जा रहा है, और जो
तार के अंदर धारा होती है वो इलेक्ट्रॉनों की चलने की दिशा के विपरीत लेते हैं, अतः आई ई की डायरेक्शन एमीटर के अंदर की तरफ होगी और आई बी की डायरेक्शन बेस से बाहर की तरफ होगी और आई सी की डायरेक्शन संग्राहक से बाहर की तरफ होगी। तो चाहे बेस में संयोग हो होल का या बेस होल कलेक्टर पर पहुंचे, दोनों बार एमीटर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसलिए आई ई का मान आई बी प्लस आई सी के बराबर होगा। चूंकि प्रत्येक स्थिति में उत्सर्जक से इलेक्ट्रॉन निकलता है, अतः एमीटर करंट आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। इसके अतिरिक्त आधार बहुत पतला व बहुत कम अशुद्धि वाला होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, अतः आई बी का मान बहुत कम होता है आई सी से या आई ई से। लगभग आई बी का मान 2% होता है आई ई का, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग इतना होता है। अतः हम कह सकते हैं कि आई ई इज नियरली इक्वल टू आई सी। तो मेन फंक्शन ये है आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, जहाँ आई बी का मान आई ई या आई सी से बहुत कम होता है। तो इस प्रकार से पीएनपी ट्रांजिस्टर वर्क करता है। इसमें तीन तरह की धारा होंगी, एमीटर धारा, आधार धारा और संग्राहक धारा, और आधार धारा का मान संग्राहक धारा से बहुत कम होगा। तो ये तो थी पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि। इसी प्रकार से हम पढ़ सकते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि। एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर और कलेक्टर वो तो एन क्षेत्र होंगे और आधार होगा पी क्षेत्र। तो अब के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एमीटर से जो चलेंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे और बेस में होंगे होल, एन पी एन। कॉमन बेस में देख रहे हैं पहले की तरह हम। कॉमन बेस के लिए
लेफ्ट वाला हो गया एमीटर, बीच वाला बेस और राइट वाला कलेक्टर। एमीटर वाले में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, संग्राहक में भी इलेक्ट्रॉन्स। पहले की तरह जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर मैंने देखा कि जब हम सर्किट को कनेक्ट करते हैं तो एमीटर से इलेक्ट्रॉन चलेंगे आधार की तरफ, केवल कुछ इलेक्ट्रॉन ही कंबाइन कर पाएंगे आधार में और बाकी क्रॉस करके संग्राहक में आ जाएंगे। परिपथ जोड़ने पर एमीटर से इलेक्ट्रॉन आधार की ओर चलेंगे, केवल कुछ इलेक्ट्रॉन ही आधार में संयोग करेंगे, क्योंकि आधार में सांद्रता कम है और इसकी चौड़ाई भी बहुत कम है, तथा शेष संग्राहक पर पहुंच जाएंगे। तो पहले की तरह दो संभावनाएं होंगी, निम्न दो संभावनाएं होंगी। पहले की तरह नंबर 1, जब एक इलेक्ट्रॉन आधार में होल से संयोग करेगा तो VeV के नेगेटिव एंड से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक पर पहुंचेगा, वह आधार से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर VeV के प्लस सिरे पर आएगा। जैसे ही आधार में एक होल और इलेक्ट्रॉन खत्म हुए तो एमीटर में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए बैटरी VeV के माइनस सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो एमीटर के अंदर एंट्री करेगा। उसी समय बैटरी VeV के धन सिरे पर आधार से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर
आ जाएगा और आधार पे एक होल जो मुक्त होगा वो यहाँ पर आवेश वाहकों की संख्या पूरी कर देगा जितनी पहले थी। इसी प्रकार से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल के संग्राहक पे पहुंचेगा तब भी बैटरी वी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकल के एमीटर के अंदर एंट्री करेगा और एक इलेक्ट्रॉन संग्राहक के सिरे से निकलकर बैटरी वीसीबी के धन सिरे पर एंट्री कर जाएगा जिससे कि आवेश वाहकों की संख्या उतनी ही बनी रहेगी। फर्स्ट पार्ट को हमने लिख लिया। दूसरा, जब एक इलेक्ट्रॉन आधार को पार करके संग्राहक पर पहुंचता है तो वीईबी के नेगेटिव एंड से एक इलेक्ट्रॉन एमीटर में जाएगा तथा इसी समय सी के संग्राहक के सिरे से एक इलेक्ट्रॉन बैटरी वीसीबी के प्लस एंड में जाएगा। इस प्रकार कुल आवेश संरक्षित रहेगा। अब प्रत्येक स्थिति में एमीटर के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है अतः जो बाहर तार में धारा की दिशा होगी वो करंट के चलने के विपरीत जो वो इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दी जाती है तो एमीटर से तो धारा आई बाहर निकलेगी और आई बी आधार के अंदर जाएगी और ऐसे ही आई सी भी आधार के अंदर जाएगी। और अगर हम इनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। जैसा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में आया था वैसे ही एनपीएन ट्रांजिस्टर में आया है, बस करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई और पहले की तरह कि चूंकि आधार बहुत पतला व कम सांद्रता का है अतः अधिकतर आवेश वाहक संग्राहक पर पहुंचेंगे जो
एमीटर से चलते हैं, यानी 98% लगभग 98% इलेक्ट्रॉन आधार को क्रॉस करके संग्राहक पर पहुंच जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि IB का मान बहुत कम होता है IC से, यानी IB लगभग 2% होता है IC के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि IE इज नियरली इक्वल टू IC। ट्रांजिस्टर का यही विशेष गुण है कि IB का मान IC के मुकाबले बहुत कम होता है और इसके द्वारा हम ट्रांजिस्टर की वर्किंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही विशेष कारण कि IB इज वेरी लेस देन IC ट्रांजिस्टर को उपयोगी बनाता है। कैसे बनाता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये था ट्रांजिस्टर का, आज हमने पढ़ा PNP और NPN ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन DC के लिए भी और AC के लिए भी। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांजिस्टर की कार्यविधि, PNP ट्रांजिस्टर की और NPN ट्रांजिस्टर की। दोनों में कॉमन चीज है कि IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, और दूसरा IB का मान IC के मुकाबले बहुत कम होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।